वॉरजोन से आ रही एक्सक्लूसिव खबरों के बीच आज का एक सबसे बड़ा सवाल, गाजा, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका की हार। और इस हार पर बात करूंगी मैं मेरे सहयोगी मनीष झा से, जो कि अभी तक वॉर फ्रंट पर रहे हैं लेकिन अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस बीच राफा बॉर्डर का भी करेंगे रुख, क्योंकि मेरे सहयोगी विपिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गाजा में 4 दिनों से शांति, लेकिन सवाल यही कि क्या ये शांति कल भी बरकरार रहेगी। होगी विपिन से बात, लेकिन इस बीच आपको बता दूं सौरभ कुमार शाही, जो कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर एज अ डिफेंस एनालिसिस हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब बड़े सवाल हैं युद्ध विराम को देखते हुए। ये अहम सवाल, 4 दिनों से शांति, सवाल ये कि क्या ये शांति कल भी बरकरार रहेगी, क्योंकि आज युद्ध विराम का आखिरी दिन है और युद्ध विराम की मियाद नहीं बढ़ी तो कल से युद्ध का वही रौद्र रूप दिखेगा जो 4 दिन पहले नजर आता था। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे आखिर नेतन्याहू के दिमाग में है क्या वो युद्ध विराम की मियाद बढ़ाने पर सहमत हैं? अमेरिका आखिर क्यों युद्ध विराम को बढ़ाने का दबाव बना रहा है? इन सब के बीच गाजा में हमास की हालत है क्या? इसके अलावा इजरायल को युद्ध कैसे आर्थिक चोट पहुंचा रहा है? डिटेल जानकारियां होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले 4 दिन के युद्ध विराम के बाद इजरायल बना रहा है हमास पर बड़े हमले की रणनीति। बड़ी खबर आपके सामने होगी और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हमास युद्ध विराम बढ़ाने की गुहार लगाने में अब जुट गया है। युद्ध विराम का आज आखिरी दिन, मियाद नहीं बढ़ी तो कल से युद्ध। पहले से ज्यादा ताकतवर हमले की योजना इजरायल बना चुका है। दावे इजरायल कर रहा है कि तैयारी पूरी है और विध्वंसक वार होगा। युद्ध विराम के बाद इजरायल विध्वंसक वार करने वाला है। तो आपको बताते हैं कल से युद्ध शुरू हुआ तो इजरायल के निशाने पर दक्षिणी गाजा क्यों होगा, यह जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन वॉल पर इस वीडियो ग्राफिक्स के जरिए आपको वहां की सिचुएशन बता देते हैं, जहां नॉर्थ गाजा की इस स्थिति को देखते हुए इजरायल यह दावा करता है कि उसका पूरा कंट्रोल है, जबकि सुरंग अभी भी इजरायल के लिए सिरदर्द जरूर बनी हुई है, लेकिन इजरायल के लक्ष्य को कम यहां पर सफलता मिली है। लेकिन उस पूरे मिलिट्री जोन के तहत इजरायल यहां पर दावे करता आ रहा है, जो कि अब आगे बढ़ते हुए युद्ध विराम के बाद दक्षिण गाजा पर फोकस करने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमास की सुरंगें यहां पर हैं। और पिन पॉइंट हमले जिस तरीके से इजरायल करने के दावे कर रहा है, विपिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस हालात में इस योजना के तहत एक हकीकत यह है, और वो ये हकीकत है कि 22 लाख लोग दक्षिण गाजा के 2/3 हिस्से में फंसे हुए हैं। और इसी हकीकत को समझते हुए इजरायल जिस तरीके से अब यहां पर फोकस करने वाला है दक्षिण गाजा पर, क्या बड़ी खबर इस बारे में? देखिए, बहुत ज्यादा टफ ऑपरेशन शुरू होने वाला है साउथ गाजा में। अगर आज आप जानते हैं सीजफायर का आखिरी दिन है और अगर ये मियाद नहीं बढ़ी, यानी कल और हॉस्टेजेस की रिहाई पर सहमति नहीं बनी और सीजफायर नहीं हुआ, तो कल विध्वंसक प्रहार शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि नॉर्थ गाजा में 80% कब्जा करने के बाद अब लड़ाकों की तलाश, यानी हमास के लड़ाकों की तलाश को खत्म करने के लिए और लड़ाकों को खत्म करने के लिए साउथ गाजा में यह ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन साउथ गाजा बहुत डेंस इलाका है और उस डेंस इलाके में ऑलरेडी 25 लाख लोग, 22 से 25 लाख लोग हैं सुरभि, जिसमें से 12 लाख लोग पहले से साउथ गाजा में रहते हैं और नॉर्थ गाजा के जो शिफ्ट किए हुए लोग हैं, ऐसे में उन्हें कुछ एकाध इलाके दिए गए हैं कि आप वहां शिफ्ट हो जाइए। इतनी जल्दी 25 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा और अगर ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो एक बड़ा नरसंहार होने की आशंका फिलहाल इजरायल में जताई जा रही है। जी, इन युद्ध विराम को देखते हुए जो स्थिति थी, आपने डायरेक्ट रिपोर्ट फ्रंट लाइन से विपिन किया है, लेकिन अब युद्ध विराम के नुकसान और फायदे, क्योंकि इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें जो सामने आई उसमें इजरायल का युद्ध विराम बढ़ाने से साफ इनकार है और पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला करने की बात नेतन्याहू ने कह दी है। यहां तक कि नेतन्याहू खुद गाजा पहुंच गए हैं। तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से अभी तक बंधकों की रिहाई को वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब खुद ही उसी फ्रंट पर पहुंच गए हैं जहां सुरंग का भी नेतन्याहू ने जायजा लिया है और हमास के खात्मे की बात एक बार फिर से नेतन्याहू ने कही है। तो युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर इजरायल, हमास और अमेरिका क्या कह रहे हैं? हमास ने अब युद्ध विराम बढ़ाने की इच्छा तो जताई है, लेकिन हमास चाहता है कि आईडीएफ और कुछ दिनों तक गाजा पर हमले ना करे। लेकिन इजरायल युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इजरायल का यह कहना है कि युद्ध विराम की मियाद खत्म होने के बाद हमास के खिलाफ वो एक बार फिर से ऑपरेशंस को और तेज करेगा। इस बार भी पूरी ताकत से गाजा पर हमले होंगे। हालांकि अमेरिका इजरायल के इस फैसले के पक्ष में नहीं है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध विराम और बढ़े, इजरायल और हमास एक दूसरे पर हमले रोककर बंधकों और आम नागरिकों के बारे में सोचे।
लेकिन इजराइल इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों पर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने युद्ध विराम को देखते हुए, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध पर जो बाइडेन का बयान आया है और युद्ध विराम बढ़ाने पर विचार करने की बात कही गई है, डील को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो 4 दिन की सीजफायर की मियाद आज खत्म हो रही है और अगर इजराइल और हमास सीजफायर बढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसका इजराइल पर क्या असर पड़ेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि यहां सबसे पहले फायदे की बात करें तो हमास की कैद से और बंधकों की रिहाई को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बंधकों की रिहाई से घरेलू दबाव कम होगा और नई रणनीति बनाने का भी वक्त मिल जाएगा। ये फायदे की बात हमने की है इजराइल के लिहाज से, लेकिन नुकसान के बारे में भी पहले जान लीजिए, क्योंकि हमले रोकने से बड़ी आबादी में गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। हमास को युद्ध की तैयारी का भी मौका मिलेगा और हमास से सुलह करने का दबाव भी बढ़ेगा। विशंबर दयाल सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मनीष झा भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, मैं आपके पास आती हूं, उससे पहले विशंबर सर ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि इजराइल के अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें तो युद्ध विराम की स्थिति ने यह तो साफ कर दिया कि बंधकों की रिहाई इजराइल के लिए प्राथमिकता थी, लेकिन इसकी मियाद बढ़ाने के लिए इजराइल राजी नहीं है। देखिए, इजराइल इसकी मियाद, इसका जो पीरियड है उसको नहीं बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इजराइल को एक वॉर में पॉज चाहिए था। बंधक जो है उनका रिलीज होना उसका एक इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि कुछ बंदी जो है वो रिलीज हुए हैं, वो इजराइल के हक में है, लेकिन वो तो पूरा का पूरा उसको एक निजाम में चाहिए था और उसको मिल गया। रीऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को, अपना असेसमेंट कर लिया कितना डैमेज हुआ, कितना डैमेज और करने की आवश्यकता है, तो वो पूरा का पूरा अब अगर वो और ज्यादा पॉज देगा तो फिर इसका फायदा जो है हमारा, फिर हमास जो है जितना भी मतलब आप अंदर जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी आप उसके अंदर रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे हो, जो भी कुछ आप जैसे फ्यूल भेज रहे हैं, जैसे पानी की, जैसे जो भी रियायत की चीजें भेज रहे हैं, उसका फिर हमास कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा। नहीं चाहेगा इजराइल कि हमास को किसी किस्म का इससे सर, आपने हमास के फायदे की बात की है, सॉरी टू बट इन, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए मैं यही बताने वाली हूं कि अगर युद्ध विराम बढ़ा तो हमास को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमास इसके फेवर में नजर आ रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल अब हमास के लिहाज से, क्योंकि युद्ध की तैयारी करने का वक्त मिलेगा, वही बात जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें सिखाई, और हमले के लिए हथियार जमा कर भी पाएगा। लड़ाकों को एकजुट करने में भी जाहिर सी बात है उसे मदद तो मिलेगी, लेकिन नुकसान के तौर पर भी ये इंफॉर्मेशन आपके पास। और उसके बाद मनीष मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बंधकों की रिहाई के बाद दबाव बनाना तो मुश्किल होगा ही, दुनिया भर से मिल रहे समर्थन में भी कमी आएगी और आईडीएफ पहले से ज्यादा बड़े हमले की बात तो कर रहा है और वो उसके लिए आसान भी हो जाएगा। मनीष, देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन के युद्ध विराम के बाद जब कुछ सीमित संख्या में अब बंधक रिहा हो गए हैं तो बाकी बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल की सरकार पर एक बार फिर दबाव होगा। वैसी स्थिति में नेतन्याहू चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि युद्ध विराम का फैसला कभी भी तेल अवीव ने नहीं लिया है, बल्कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे अमेरिका, इजिप्ट, ईरान जैसे देशों ने लिया है। तो वैसी स्थिति में मेरी अपनी जानकारी जो कहती है कि अगले 10 दिन के लिए नेतन्याहू तैयार हैं, मानसिक तौर पर भी और स्ट्रेटेजी वाइज भी, कि हम युद्ध विराम को एक्सटेंड करेंगे 10 दिन के बाद चाहे जो भी हो। अब कहिए कि युद्ध विराम का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? युद्ध विराम का सबसे बड़ा नुकसान नेतन्याहू को होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उसके बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू का हिसाब करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका को सीधे तौर पर जो इस युद्ध में शामिल नहीं है वो इजराइल की हर तरह से मदद तो जरूर कर रहा है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका एक अहम किरदार बनकर जिस तरीके से सामने है, ऐसे में अगर युद्ध विराम बढ़ा तो अमेरिका को क्या फायदा और नुकसान होगा? और सौरभ, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, आपसे इस बारे में मैं सवाल करूंगी, क्योंकि मध्यपूर्व में रूस और चीन के बढ़ते दबदबे से जाहिर सी बात है यूएस परेशान है। इजराइल अरब देशों के बीच शांति वार्ता बहाल होगी और इजराइल हमास युद्ध से बढ़ रहा आर्थिक बोझ कम होगा। हमास खत्म नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है हमले होंगे, लेकिन नुकसान के तौर पर यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से हमास इजराइल और यूएस के लिए बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका की सुपर पावर इमेज को तो नुकसान होगा ही, मध्य पूर्व में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा, और इजराइल और यूक्रेन 2 मोर्चों पर जिस तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है, तब भी अमेरिका क्यों और किस लिहाज से युद्ध विराम बढ़ाने की बात कर रहा है? सौरभ, देखें, अगर आप अमेरिकन यहाँ पे उसके डेटरेंस को देखें तो दिस इज़ अ कंप्लीट, जिसको कह सकते हैं डिबैकल है उनके डेटरेंस को लेके। अमेरिका जिस भी पार्टी को डेटर करने की कोशिश कर रहा है वो उसकी धमकियों से
उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आप एग्जाम्पल देखें अंसारुल्लाह का, जिसको हुतीज़ आप लोग कहते हैं, अंसारुल्लाह का एग्जाम्पल देखें, उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है वो सी में, रेड सी में आप पायरेसी ना करें, लेकिन वो बार बार जो इजरायली ओन्ड जो शिप्स हैं उस पर कब्जा कर रहा है। अमेरिका ने कल अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने उसको डायरेक्ट धमकी दी थी कि आप इस शिप पे कब्जा ना करें, लेकिन फिर भी उसने कब्जा किया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो अमेरिकन डेटरेंस है वो कंप्लीट कोलैप्स जो है उस रीजन में हो चुका है, और अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से अपने उस डेटरेंस को हम वापस से रिक्रिएट करें। इस डेटरेंस को रिक्रिएट करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि अब लोगों को लग गया है कि ये बोलना और ज़मीन पे आके अटैक करना, यानी अपनी इन्फेंट्री को वहाँ पे उतारना लड़ने के लिए, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और इस कारण से अमेरिका जो है वो यहाँ दबाव में दिख रहा है, क्योंकि उसके सामने उसका डेटरेंस कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। युद्ध से इजरायली अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर की होगी बात। आपको बता दें 300 अर्थशास्त्रियों ने नेतन्याहू को चेताया है, अर्थव्यवस्था पर होश में आने की बात कही है। और इस बीच मीडिया में जिस तरीके से इस खबरों को लेकर चर्चा चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह भी बता दें कि आखिर कैसे युद्ध से इजरायल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक रोजाना खर्च के तौर पर देखा जाए तो $269 मिलियन इजरायल का रोजाना का खर्च होता था, और $37 मिलियन निर्माण क्षेत्र को नुकसान की बात कही जा रही है। और मैं सौरभ चाहूंगी कि आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें। इजरायली अर्थव्यवस्था पर युद्ध के इस असर को देखते हुए यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि 2.8% 2024 में ही इसकी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के बदलते हालात इजरायल पर असर कर रहे हैं, हमास के साथ जारी युद्ध असर कर रहे हैं, और ईरान जो योजनाएं बना रहे हैं ये अनुमान उसी के मुताबिक है। देखें, इस वॉर के शुरू होने से पहले भी जो पिछले 1.5 सालों में 18-19 महीनों में इजरायल की इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही थी। यानी वहाँ पे जो उनका फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत हाई था, और बार बार उनसे जो वहाँ की सेंट्रल बैंक से वो कह रही थी कि आप इसको कम करें। लेकिन वॉर स्टार्ट होने के बाद इसमें मैसिव, यानी डेफिसिट जो है वो मैसिवली इंक्रीज़ कर गया। और उसको अगर आप इस तरह से देखें कि एक सबसे सिंपल चीज़ जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जो आयरन डोम की मिसाइल होती है, वो एक मिसाइल तकरीबन $2 लाख के आसपास की होती है। जब एक सैचुरेशन अटैक करता है हमास, जब भी, यानी वो एक बहुत ही सस्ते, यानी कम उसमें जो बनाए हुए मिसाइल्स होते हैं उसको दागता है, उसको यानी टारगेट करने के लिए जो सरफेस टू एयर मिसाइल इजराइल यूज करता है वो $200,000 का होता है। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें तो वॉर जो है वो बहुत मेजर टोल लेती है उसके ऊपर। लेकिन $3 बिलियन अमेरिका हर साल एड देता है इजराइल को, $3 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी कंट्री के लिए। इजराइल तो बहुत छोटा कंट्री है, उसके हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसकी इकॉनमी हमेशा से अमेरिकन एड पे प्रॉप्ड अप रही है। ऑल्दो उनका ये प्रोपेगेंडा रहा है दुनिया भर में कि हम बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है हमारी, और इसके कारण हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री रहे हैं, लेकिन ये एड बेस्ड इकॉनमी हमेशा से रही है। और यही एक अमेरिका के उनके ऊपर एक कंट्रोल भी है। यानी अगर कोई दबाव बाइडेन बनाना चाहेंगे, बाइडेन बनाना नहीं चाहते, लेकिन अगर दबाव बाइडेन बनाना चाहेंगे तो वो यही दबाव जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे ही उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं, और कोई मिलिटरीली उनके ऊपर कोई दबाव वो बना नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस बीच ये चर्चा तो हमने कर ली कि किस तरीके से जो बाइडेन युद्ध के इस हालात को देखते हुए इजरायल के ऊपर क्या दबाव बनाते हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ी एक और वॉर फ्रंट से है। और मनीष, ये जो एक्सक्लूसिव खबर आपने दी है इस पर चर्चा से पहले बता दूं कि अब रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट के लिहाज से यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अब एक अनोखा ऑफर दे दिया है। यूक्रेन से एब्राम टैंक वापस करने को कहा है और बदले में लेपर्ड टैंक देने की पेशकश। ये इस वक्त की रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट से एक और एक्सक्लूसिव खबर TV9 भारतवर्ष पर, जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका ने अब यूक्रेन से एब्राम टैंक वापस करने को कहा है और बदले में लेपर्ड टैंक देने की पेशकश को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका के ऑफर के बारे में जो डिटेल सामने आई है, आपको बता दें अमेरिका ने यूक्रेन को एब्राम टैंक लौटाने को तो कह दिया है, एब्राम के बदले 4 गुना लेपर्ड टैंक देने का वादा किया गया है। हालांकि 7 एब्राम टैंक के बदले 28 जर्मन लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देने का यह ऑफर, और यूक्रेन ने अमेरिका का यह ऑफर ठुकरा दिया है। और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ज़ेलेंस्की से जिस तरीके से इस ऑफर पर बात की है, यूक्रेन ने एब्राम्स को युद्ध के मोर्चे पर लगाने की उनसे बात कही है। अब ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर यूक्रेन ने अमेरिका के इस ऑफर को इस समय क्यों ठुकराने का फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जो ऑफर दिया है वो ऑफर क्यों दिया गया है, इसकी वजह जानना भी बहुत जरूरी है। यूएस क्यों आखिर एब्राम टैंक वापस मांग रहा है। यूक्रेन में एब्राम
ध्वस्त हुए तो रूस जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा कर सकता है। यूएस को ये डर है एब्राम टैंक का मार्केट इसके जरिए कहीं खराब ना हो जाए। हालांकि एब्राम्स की बदनामी का असर अमेरिकी सैन्य शक्ति पर तो पड़ेगा ही, लेकिन एब्राम टैंक्स अमेरिकी सैन्य ताकत का जिस तरीके से बहुत बड़ा प्रतीक है, युद्ध के इस हालात में ये जो फैसला लिया जा रहा है ये कितना यूक्रेन पर हावी पड़ सकता है, मनीष आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले एब्राम टैंक आखिर कितने घातक हैं और युद्ध में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि प्राइमरी वेपन 122 mm इसका स्मूथ बो गन और सेकेंडरी वेपन की अगर बात करें तो 12.7 mm इसकी मशीन गन, रेंज है 428 से 450 किलोमीटर, टॉप स्पीड 45 mph और इसकी कीमत लगभग $9.61 मिलियन है। इस समय में लिया जा रहा है ये फैसला कितना भारी पड़ सकता है यूक्रेन पर, और ये फैसला आखिर क्यों लिया गया मनीष, समझना जरूरी है। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास के जंग में था, उस वक्त 20 नवंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्री यूक्रेन का दौरा करते हैं और वो ये ऑफर देते हैं। आपको याद होगा कि जून और जुलाई में जब रूस और यूक्रेन के बीच काउंटर ऑफेंसिव के दरमियान जर्मन लेपर्ड टैंक की क्या हालत हुई थी, किस तरीके से रूसी सेना ने जर्मन लेपर्ड टैंक को ध्वस्त करने के बाद उसके तमाम तरह के वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी कि देखिए ये है लेपर्ड टैंक। इसके अलावा ब्रिटिश चैलेंजर टैंक की भी वही हालत थी। अमेरिकी टैंक अब्राम को लेकर, जो अब्राम टैंक बनाने वाली कंपनी है जनरल डायनामिक्स, वो नहीं चाहती है कि यही सेम बेइज्जती अब्राम टैंक के साथ हो, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव बनाया और अमेरिका अब यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि देखो ये जो हमने आपको अब्राम दिया है ये हमें आप वापस दे दो, बदले में लेपर्ड टैंक हम आपको 4 गुना देंगे, उससे आप लड़ाई लड़ो। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की ने ये ऑफर नहीं माना। जेलेंस्की ने कहा नहीं, हम अब्राम टैंक जो कि उन्होंने अब तक स्टोरेज में रखा था उसको युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। मतलब पर्पस साफ है, एक तरफ अमेरिका चाहता है कि अब्राम टैंक की बेइज्जती ना हो, अमेरिकी प्राइड जो है, क्योंकि आपको याद होगा कि देखिए इजराइल हमास जंग में भी हमास ने क्या किया था, इजराइल के उस मरकवा टैंक की क्या हालत की थी 7 अक्टूबर को, याद करिए। तो टैंक जो ताकत का प्रतीक है उसको, उसकी बेइज्जती ना हो, इसके लिए ये ऑफर किया गया। लेकिन विशंबर दयाल सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अमेरिका की आखिर ये मंशा क्या है? युद्ध के इस हालात को देखते हुए अगर जेलेंस्की इस ऑफर को ठुकरा भी रहे हैं, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरह के फैसले और इस ऑफर की वजह क्या हो सकती है। देखिए, इसकी वजह बड़ी टेक्निकल है, बड़ी स्पष्ट सी है। जो अब्राम है वो इस इलाके में, इस एरिया में जब -20 -25 डिग्री टेम्परेचर होता है तो अब्राम की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो रशिया के T-80 की T-90 की परफॉर्मेंस है। रशिया का जो T-90 T-80 है वो -10 -15 -20 डिग्रीज 25 डिग्रीज टेम्परेचर में बहुत अच्छी तरह ऑपरेट करता है। जो अमेरिकन हैं, जो वॉर रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ये है कि जो अमेरिकन इक्विपमेंट है वो इतनी कोल्ड कंडीशंस में, और अभी तो कोल्ड और बढ़ेगा। Exactly. तो वो जो जनवरी में जब दिसंबर 25 और जनवरी में जब ये कोल्ड आएगी, जब -25 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, तो वो उनका जितने भी डीजल इंजन वगैरह में फ्रीजिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है जो रशियन टैंक्स में नहीं आती। तो वो प्रॉब्लम है, वो देख रहे हैं। वो कभी वॉर प्रूवन थोड़ी है, ये टैंक कभी इस इलाके में लड़े नहीं है, जबकि T-90 T-80 वो वॉर प्रूवन इक्विपमेंट है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई देखिए हमें लगता है वो कि कंपनीज विड्रॉ कर रही है, नहीं, जो टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, जो ग्राउंड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल अब्राम मीट नहीं कर पा रहा। तो अब जेलेंस्की क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो शायद इसलिए कि अब्राम भी रहा रहेगा और आपको और लेपर्ड्स भी मिल जाएंगे। सर, आपने जो युद्ध के हालात की अब बात करी है और जो मौसम की बात की है उसकी तस्वीर भी आगे दिखाऊंगी, लेकिन किस तरीके से रूस ने अब हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है। एक और सबसे बड़ी खबर आज आ चुकी है, क्योंकि अब खुल सकता है युद्ध का नया फ्रंट। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूसी सैनिक अब युद्ध की जिस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, साफ हो चुका है कि इस वॉर फ्रंट पर रूस जिस तरीके से हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है, रूस की तैयारी बड़ी है। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल, रूस की इस बड़ी तैयारी में अब किस देश की है बारी? क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से रूस न सिर्फ ट्रेनिंग्स कर रहा है, हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने कि कैसे खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर सैन्य संसाधन तो रूस जुटा ही रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि रूस का हथियारों का उत्पादन बढ़ाने पर जिस तरीके से जोर इस वक्त में नजर आ रहा है, रूसी सैनिक बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां भी कर रहे हैं और सैन्य टेक्निक आधुनिक करने में एडवांस लेवल पर किस तरीके से यह तैयारी रूस आगे कर रहा है, इसको लेकर भी सौरभ बड़ी खबरें मिल रही हैं। तो युद्ध के इस हालात को रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट के लिहाज से समझना जरूरी है, जहां बदलते मौसम के साथ रणनीतियां भी सौरभ बदल रही हैं। जी, अगर आप
अवदीव्का में देखें, जहाँ पर अभी ये रशियन जो है वो ऑफेंसिव शुरू हुआ है, हाँ। तो वहाँ पे इनकी जो मरून ब्रिगेड है, यानी यूक्रेन की जो मरून ब्रिगेड है जो कि यूज़ करती है ब्राम टैंक्स, वो वहाँ पे फंसी हुई है। यानी एक सेमी सर्कल, एक कॉल्ड्रन जो है वहाँ बनाने की कोशिश जो है रशिया कर रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये अमेरिकी ये चाहते हैं कि वहाँ से अगर विड्रॉल होता है, यानी ट्रूप्स जो उनकी सबसे एलीट नाटो ट्रेन ट्रूप्स है यूक्रेन की, वो वहाँ से अगर विड्रॉ करती है तो वहाँ पे ब्राम टैंक कहीं इनके कब्जे में ना आ जाए, रशियन कब्जे में ना आ जाए, और वो उनकी जो नई टेक्निकल जो उसमें नो हाउस हैं, यानी आप कह लें जो रिएक्टिव आर्मर है उसका, उसमें जो कुछ नई टेक्नोलॉजी वो लेके आए हैं, उसके बारे में रशिया को पता न चल जाए। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन अगर आप अभी रशियन ऑफेंसिव को देखें तो उन्होंने सारी की सारी पोटेंशियल ऑफेंसिव की अवदीव्का में लगाई है। यानी जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका LDPR का, वहाँ पे उन्होंने अपना सारा जो है वो जोर लगा के रखा है। अभी एक साउदर्न ऑफेंसिव शुरू करेंगे जो कि साउथ वेस्ट जो एरिया है ज़ापोरिज़िया का, वहाँ से वो अटैक करना शुरू करेंगे, और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जो भी रिजर्व यूनिट अभी तक यूक्रेन की थी वो सारी की सारी यूनिट्स इन्होंने अवदीव्का में ऑलरेडी लगा दी। आप कह रहे हैं अवदीव्का से अब सारा फोकस ज़ापोरिज़िया की तरफ आने वाला है। लेकिन एक और खबर है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के बीच भारी बर्फबारी क्या वाकई रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ा रही है? बड़ी खबर, दक्षिणी यूक्रेन में अचानक बदलते मौसम और खराब हुए मौसम की वजह से युद्ध क्षेत्र में बर्फबारी की ये जो तस्वीरें आ रही हैं, माना यह जा रहा है कि रूसी सेना के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। बर्फबारी की वजह से जंग के हालात और ज्यादा नाजुक तो हो ही रहे हैं। तो हमें रूस की रणनीति को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कैसे परेशानियां रूसी सेना की बढ़ती जा रही है, इंपॉर्टेंट डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस ने सर्दियों में युद्ध का जो प्लान तैयार किया था उसे अब एग्जीक्यूट तो करना है, लेकिन लंबी दूरी के बड़े हमले किए जाने के इस प्लान को लेकर खबरें मिली हैं। यूक्रेन की सेना पर हवाई हमले की रणनीति को लेकर भी खबरें आ रही हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट यूक्रेन पर हमले तेज करेगी और यूक्रेन की सप्लाई चेन को टारगेट करने के इस प्लान को लेकर मनीष क्या बड़ी खबर? देखिए, चूंकि युद्ध क्षेत्र में मैं खुद ही महीनों तक रहा हूं वहां पर, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जबकि यूक्रेन के लगभग सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और अमेरिका उस स्थिति में है नहीं कि अब और ज़्यादा रिसोर्सेज दे जाए, वैसी स्थिति में ये जो विंटर पीरियड होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ आपको, तो पिछले साल से सबक लेते हुए क्रेमलिन ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है, और इसलिए इस बार रूस के सैनिक इस विंटर में, यानी जिस विंटर वॉर की बात की जा रही थी जो पिछले साल आपने नहीं देखा था, वो विंटर वॉर इस बार आपको देखने को मिलेगा और वो बेहद निर्णायक होगा। और इसी का परिणाम देखिए, अभी अवदीव्का तो शुरुआत है। अवदीव्का में मैंने सैनिकों के साथ रात बिताई है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अवदीव्का के बाद अब रूसी सेना जिस अग्रेसिव रूप में जाएगी वहां पर यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ब्लैक सी फ्लीट में कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं क्रिमिया ब्रिज को देखते हुए, एक बड़ी खबर और है, उस पर मैं बिशंबर सर से चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर मिल रही हैं कि आखिर किस तरीके से रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक्शन बढ़ चुका है, जहां Su-30 SM और Su-24M से हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन और बोट्स को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, और इस बारे में खबरें जिस लिहाज से आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्रिमिया ब्रिज की सुरक्षा, ब्लैक सी फ्लीट पर एक्शन को लेकर खबर यह कि यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहे रूसी लड़ाकू विमान, और ब्लैक सी में ही Su-30 SM और Su-24M लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर फैसले हुए हैं। क्रिमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिशों को नाकाम करने पर बिशंबर सर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि रूसी विमानों ने यूक्रेन के UAV को ही हवा में मार गिराने का दावा किया है, और ब्लैक सी फ्लीट के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन और बोट्स भी हैं। अब देखिए, रशिया पहले काफी लॉस सफर कर चुका है, खासकर क्रिमिया ब्रिज पे पहले, और इससे रशियन फोर्सेस के मोराल पे थोड़ा असर पड़ता है, तो रशिया केयरफुल है। और असली लड़ाई जो है वो बेसिकली जो है, अब जो अवदिस्क है वो डोनेट्स के बहुत क्लोज था, और पहले उन्होंने ड्रॉ किया है फोर्सेस को, और अब वो जैसे आपके पत्रकार बता रहे थे वो जॉल्स को क्लोज करेगा, तो वहां भारी लॉस होने वाला है यूक्रेन को, तो पूरी की पूरी। और देखिए, रशियन फोर्सेस जो है, ये ठंड कुछ भी नहीं है, ये बारिश कुछ, ये तो उन्हीं का तो इलाका है। रशिया में भी यही इलाका है, ये रशियन फोर्सेस इस इलाके में पूरी तरह से ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो तो साइबेरिया जैसे क्लाइमेट में भी ऑपरेट करती है, तो रशियंस को ये ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। वेस्ट का जो इक्विपमेंट है वो इस लड़ाई में सफर करेगा, और जहां तक यूक्रेन की बात है, उनका जो फ्रंट लाइन जो हाईली ट्रेन्ड सोल्जर था वो ऑलरेडी काफी हद तक हताहत हो चुका है। ये सेकंड लाइन ट्रूप्स हैं जिनको उन्होंने ट्रेन कर रखा है, जो कि अब मेरे ख्याल में लास्ट दम पे ये लड़ाई जो है अब अगले 3-4 महीने में बहुत भयानक होगी, और शायद अब रशिया अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कहीं ना कहीं सक्सीड करेगा कि मेजर जो
एलिमिनेशन है, एनिहिलेशन है जिसको बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रक्शन है, जो यूक्रेनियन फोर्सेस का डिस्ट्रक्शन है, जिनको वो हमेशा ये कहते रहे कि ये पूरे के पूरे वेस्टर्न है, इनकी आइडियोलॉजी वेस्टर्न है, स्किन हेड्स है। मनीष, जो रिपोर्ट आपने हमें दिखाई आज और आपने जो तस्वीरें भी दिखाई कि बदलते मौसम ने कैसे रूस के सामने ये चुनौती खड़ी कर दी है, जो बात बिशंबर सर कह रहे हैं कि आपको लगता है उस लिहाज से रशिया इन टारगेट्स को अचीव कर पाएगा? देखिए, रूस की पूरी तैयारी है। मैं एक बार फिर कह दूं कि रूस ने तो यूक्रेन से आगे ये भी तैयारी कर रखी है कि अगर नाटो से लड़ना पड़े तो वो किस तरह से लड़ेंगे। वैसी स्थिति में इस बार की सर्दी दरअसल यूक्रेन के लिए या वहां पर मौजूद नाटो के जो भी कुछ गिने चुने बचे नाटो एडवाइजर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा है। वैसी स्थिति में तो जनरेटर से भी कैसे काम चलेगा। कुल मिलाकर यह है कि ये वो सर्दी है जो सर्दी वाकई में यूक्रेन के लिए और यूक्रेन के समर्थक तमाम जो फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वहीं रूस ने अपनी तैयारी कर रखी है। हाँ, ये बात सही है कि मौसम की मार की बात है तो देखिए, रूस का इतिहास है, पुराने सोवियत संघ का इतिहास है, सर्दियों में लड़ने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो रूसी सैनिक ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन दोनों वॉर फ्रंट पर अगर देखें तो तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।